हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट कोर्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के अंदर प्लांट्स रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट। इसको समझ लेते हैं पहले। द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइक्रोक्लाइमेट अराउंड इट। माइक्रोक्लाइमेट मतलब इससे जैसे लाइट, टेम्परेचर, एयर कंपोजिशन, नेचर ऑफ द रूट मीडियम जो ग्रीन हाउस में है। The component of crop microclimate are light, temperature, air composition, and the nature of the root medium. In open field, only manipulation of the nature of the root medium by tillage, irrigation and fertilizer application is possible. जो ओपन फील्ड है उसमें सिर्फ हम रूट मीडियम को सिर्फ मैनिपुलेट कर सकते हैं टीलेज, इरिगेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन से। Even in this case, the nature of the root medium is modified but not controlled. इसमें हम सिर्फ जो रूट मीडियम है उसको सिर्फ हम मॉडिफाई कर रहे हैं टीलेज, इरिगेशन, फर्टिलाइजर से, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर मॉडिफाई में बोलेंगे तो जैसे फील्ड को प्रिपेयर कर देना, इरिगेशन कर देना। फील्ड प्रिपेयर करके हम उसमें जैसे पोर्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें एयर एक्सचेंज, एयर कौन कौन से गैस का क्वांटिटी, कंपोजिशन, ये सबको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Whereas a greenhouse, due to its close boundaries, permits control of any one or more of the component of the microclimate। वहीं ग्रीन हाउस में जो कि एक क्लोज बाउंड्री होने के कारण उसमें हम माइक्रो क्लाइमेट के कंपोनेंट जो एक से ज़्यादा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये प्लांट रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट पैरामीटर्स से डील करता है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड। पहला कंपोनेंट पढ़ लेते हैं, लाइट। द विजिबल लाइट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स। जो विजिबल लाइट है सोलर रेडिएशन, वही प्लांट्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू विच कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तीनों ये प्रोसेस में शामिल होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग लाइट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। जो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यूजिंग लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन हो। ये सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के लिए। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गवर्न्ड बाय अवेलेबल फर्टिलाइजर एलिमेंट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट एंड टेम्परेचर। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है, कितने रेट से होगा वो फर्टिलाइजर एलिमेंट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड टेम्परेचर, इन सब के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर किस ऑप्टी मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर में है कि नहीं। लाइट, कौन सा लाइट है, जैसे कि सोलर रेडिएशन का जो विजिबल लाइट है वही प्लांट्स के लिए एनर्जी का सोर्स है। दूसरा, जो लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय इंटरनेशनल यूनिट नोन एज लक्स। जो इंटरनेशनल यूनिट है लक्स, उससे ही लाइट का इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। UV light is available in the short wavelength range, that is less than 400 nm. Large quantities of its harmful to plants। जो भी UV लाइट है वो शॉर्ट वेवलेंथ रेंज में रहता है, जो कि लेस देन है 400 nm से, और इसी का लार्ज क्वांटिटी हार्मफुल है प्लांट्स के लिए। जो शॉर्ट वेवलेंथ है, ये जब ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल को पास करता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, वही जब सॉइल से टकराकर यानी ग्राउंड से टकराकर जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है
और लॉन्ग वेव लेंथ के जो रेडिएशन होते हैं, रेंज के जो रेडिएशन होते हैं, वो ग्रीन हाउस के कवरिंग मटेरियल के लिए नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब उससे पार नहीं जा सकते। ये चीज़ हम लोग फर्स्ट पार्ट ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हैं। उसमें आप चाहें तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। Photosynthetically active radiation is a light of wavelength 400 to 700 nm and is the portion of the light spectrum utilized by plants for photosynthesis। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, यानी इससे मतलब ये कहना है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेडिएशन यूजेस है, यानी कि विजिबल लाइट, उसका लेंथ कितना है 400 टू 700 nm। और ये वही पोर्शन है लाइट स्पेक्ट्रम का जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करते हैं। यही लाइट को अगर हमें कम करना है तो ग्रीन हाउस में हम शेड्स के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब हमें लाइट्स का कम ज़रूरत है तो। दूसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर मेनली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हाईली कंट्रोल करता है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ द हीट प्रेजेंट। तब टेम्परेचर एक तरह का मेज़र है जो हीट हीट कितने लेवल में हीट प्रेजेंट है उसको बताता है। ऑल क्रॉप्स हैव टेम्परेचर रेंज इन विच दे कैन ग्रो वेल। सभी क्रॉप्स का एक टेम्परेचर रेंज होता है जिसमें वो अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। इसके नीचे जो प्लांट्स का लाइफ है वो रुक जाता है, उसमें आइस फॉर्मेशन हो जाता है अगर वो रेंज बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है तो। टिश्यूज में, सेल्स में आइस फॉर्मेशन हो जाता है जिसके कारण आइस पंचर हो जाते हैं, सेल टिश्यू आइस क्रिस्टल फॉर्म होने के कारण। एट द अपर एक्सट्रीम एंजाइम बिकेम इनएक्टिव एंड अगेन प्रोसेस एसेंशियल फॉर लाइफ सीज। अपर एक्सट्रीम टेम्परेचर में एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हैं वो भी रुक जाते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल रिएक्शन कैटलिस्ट एंड आर हीट सेंसिटिव। एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि ये स्पीड अप कर देते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं? हीट सेंसिटिव होते हैं। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन द प्लांट आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। सभी तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन हैं वो प्लांट्स में वो एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Plants release moisture through transpiration, a process vital for nutrient transport and temperature regulation। प्लांट्स में मॉइस्चर रिलीज होता है ट्रांसपिरेशन के जरिए, जो कि क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। ग्रीन हाउस ग्रीन हाउसेज यूज ventilation and humidification system to keep the humidity within the 50 to 80% range। ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन और ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है ताकि ह्यूमिडिटी को 50 से 80% रेंज में रखा जा सके। वेंटिलेशन तब यूज़ किया जाता है जब ह्यूमिडिटी को कम या ज़्यादा करना है, और ह्यूमिडिफिकेशन जब ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है। अगर बाहर में हवा में अगर ड्राई एयर है, अगर वो ग्रीन हाउस के अंदर आता है तो ड्राई एयर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर वही हवा को बाहर कर रहे हैं तो उससे ह्यूमिडिटी थोड़ा कम हो सकता है। अगर ह्यूमिडिटी को कम करना है तो वेंटिलेशन वेंट्स के जरिए करते हैं ग्रीन हाउस में। ह्यूमिडिफिकेशन वही जो बताया कि ह्यूमिडिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जो ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है, मतलब मॉइस्चर एयर में मॉइस्चर को बढ़ा देता है। When humidity exceeds 80%, plants are highly susceptible to fungal disease like mildew and molds। जब ह्यूमिडिटी 80% से ज़्यादा है ग्रीन हाउस में तो प्लांट्स ससेप्टिबल हो जाते हैं फंगल डिजीजेस के लिए। तो हो सके तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 80% से कम ही रखा जाता है ग्रीन हाउस में। एक ऑप्टिमम में रखा जाता है जो कि
हर प्लांट्स के लिए, हर क्रॉप्स के लिए डिफरेंट होता है। प्लांट्स आर हाईली ससेप्टिबल टू conversely, in overly dry air, plants dehydrate and close their stomata, stunting nutrient uptake. इसके अगर बहुत ज़्यादा ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो ओवरली ड्राई एयर के कारण प्लांट्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं और न्यूट्रिएंट अपटेक कम हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज करने से फिर फोटोसिंथेसिस भी रुक जाता है, ट्रांसपिरेशन भी, मेनली स्टोमेटा को क्लोज करके ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं, जिनसे कि उसका टेम्परेचर रेगुलेशन ये सब में दिक्कत आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन is an essential plant nutrient and is present in the plant in greater quantity than any other nutrient. About 40% of the dry matter of plant is composed of carbon. Under normal condition, carbon dioxide present as a gas in the atmosphere slightly above 0.03% over 345 ppm. जो कार्बन है वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है और जो कि प्लांट्स में हाइयर क्वांटिटी में रहता है किसी भी अदर न्यूट्रिएंट से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि क्या है 40% है ड्राई मैटर का, प्लांट्स का। अंडर नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, जो कि 0.03% से स्लाइटली थोड़ा अबव होता है। During the day, when photosynthesis occurs under natural light, the plant in a greenhouse draw down the level of CO2 to below 200 ppm. दिन के समय में फोटोसिंथेसिस जब अकर होता है तो जो नेचुरल लाइट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट इन अ ग्रीन हाउस ड्रॉन द लेवल ऑफ CO2 टू बिलो 200 ppm. प्लांट्स हैं ग्रीन हाउस में वो CO2 लेवल को 200 ppm में ला देते हैं, जो कि काफ़ी कम है ऑप्टिमम से। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इनफिल्ट्रेशन और वेंटिलेशन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स व्हेन द आउटसाइड एयर इज ब्रॉट इन टू मेंटेन द एम्बिएंट लेवल ऑफ CO2। इस कंडीशन में इनफिल्ट्रेशन या फिर वेंटिलेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को बढ़ाया जाता है बाहर के एयर से, ताकि वो एम्बिएंट लेवल्स को मेंटेन कर पाए, CO2 लेवल को, जो एम्बिएंट लेवल है CO2 का उसको मेंटेन कर पाए। इफ़ द लेवल ऑफ CO2 इज लेस देन एम्बिएंट लेवल, CO2 में रिटार्ड द प्लांट ग्रोथ। अगर CO2 लेवल एम्बिएंट लेवल से कम है तो CO2 लेवल कम होने के कारण प्लांट ग्रोथ भी रुक जाएगा। मोस्ट क्रॉप विल रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू CO2 एट 1000 to 1200 ppm. ज़्यादातर क्रॉप्स फेवरेबली रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 लेवल जब 1000 से 1200 ppm हो। Root media plays an important role for the cultivation of crop in pots as well in the field, known as growing media for greenhouse crop cultivation. रूट मीडिया इम्पोर्टेंट रोल है कल्टीवेशन क्रॉप्स का पॉट्स में और फील्ड में, दोनों में, जो कि ग्रोइंग मीडियम की तरह काम करता है ग्रीन हाउस में फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। It must serve as reservoir for plant nutrient, hold water in such a way that is easily available to plant while providing the path for exchange of gases between roots and the atmosphere above the root medium. ये रूट मीडिया प्लांट्स के न्यूट्रिएंट के लिए रिजर्वायर की तरह काम करना चाहिए, वाटर को होल्ड करना चाहिए इस तरीके से ताकि वे प्लांट्स को आसानी से अवेलेबल हो सके। एंड
और आल्सो ये प्रोवाइड करना चाहिए एक्सचेंज पाथ गैसेस के लिए बिटवीन द रूट्स एंड एटमॉस्फेयर अबव द रूट मीडियम के ऊपर। मोर इट मस्ट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, अरे प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रूट मीडिया, जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज है रूट मीडिया के, वो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का स्टेबिलिटी होना चाहिए। सी एन रेशियो का मेंटेनेंस होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन यानी। कीपिंग डिज़ायरेबल बल्क डेंसिटी एक डिज़ायरेबल में लेवल में होना चाहिए। कैपेसिटी फॉर मॉइस्चर रिटेंशन एंड एरेशन, एरेशन और मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पीएच लेवल, ऑप्टिमम पीएच लेवल होना चाहिए क्रॉप के अकॉर्डिंग। हायर लेवल ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हायर होनी चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छे से हो सके। थैंक यू एवरीवन।